Okay. New chapter today, force and motion. चैप्टर नंबर 4 हम स्टार्ट कर रहे हैं जिसका नाम है फोर्स एंड मोशन. ठीक है, सबसे पहले हम डिफाइन करेंगे फोर्स को. सवाल पूछा जाता है डिफाइन फोर्स, गिव इट्स फॉर्मूला एंड यूनिट. उसका यूनिट बताना है और उसका क्या बताना है, फॉर्मूला बताना है कि क्या उसका फॉर्मूला होता है. फोर्स बेसिकली क्या होती है सबसे पहले बताता चलूँ क्या होती है, किस तरह डिफाइन करेंगे, ताकत कुव्वत. लेकिन इसको ये थोड़ी लिखेंगे, साइंटिफिकली क्या डिफाइन करेंगे कि फोर्स इज एन एजेंट. एक एजेंट है जो कि किसी भी बॉडी को स्टेट चेंज करने में काम आता है. सपोज ये बॉडी रेस्ट पे है, मुझे इसे मोशन में लाना है तो मैं इस पे क्या लगाऊंगा, फोर्स. ठीक है, तो फोर्स वो एजेंट होता है जो किसी भी बॉडी को स्टेट चेंज करने में मदद देता है. सपोज ये चेयर है, ये खुद ब खुद तो नहीं चलने लगेगी. ठीक है, इस पर क्या लगानी पड़ेगी, हमें फोर्स लगानी पड़ेगी. तो ये किससे आ जाएगी, रेस्ट से लेके किस पे आ जाएगी, मोशन पे आ जाएगी. ठीक है, फोर्स का फॉर्मूला है बेटा मास इनटू एक्सेलरेशन, ma. ठीक है, मास इनटू एक्सेलरेशन, m मल्टीप्लाई बाय a. और इसका यूनिट तो पता ही है क्या है, फोर्स का यूनिट न्यूटन. फोर्स किस में होती है, न्यूटन में. 10 न्यूटन, 15 न्यूटन, 20 न्यूटन. लिखिए, फोर्स इज एन एजेंट. हाँ, फोर्स इज एन एजेंट which changes the state of rest or motion. स्टेट ऑफ रेस्ट और मोशन, यानी किसी भी बॉडी का अगर आपको स्टेट चेंज करना हो तो उस पर क्या लगाई जाती है, फोर्स लगाई जाती है. फॉर्मूला की हेडिंग डालिएगा, F इज इक्वल टू ma. ये लिखना है फॉर्मूला, F इज इक्वल टू ma, मास मल्टीप्लाई बाय एक्सेलरेशन. इसके बाद इसका यूनिट क्या है भाई, अभी बताया है, न्यूटन. फोर्स को नापने के लिए जो यूनिट फाइंड किया गया है उसे क्या कहते हैं, जो कि बराबर है केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर. मास का यूनिट क्या है, केजी. एक्सीलरेशन का क्या है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर. ड्राइव्ड यूनिट है, यानी इसका केजी है, इसका केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर किसके बराबर होता है, एक ही बात है. ठीक है, ठीक है. फोर्स समझ में आ गई, वो एजेंट जो कि किसी भी बॉडी का स्टेट चेंज कर देता है, रेस्ट से मोशन में ले आता है, मोशन से रेस्ट में ले आता है. उसके बाद आपने इसका क्या बता देना है, फॉर्मूला बता देना है. उसके बाद आपने इसका क्या बता देना है, यूनिट. यूनिट क्या होता है, न्यूटन. मोशन क्या होता है वो बता चुका हूँ मैं चैप्टर नंबर 3 में. ठीक है, अगर बॉडी अपनी पोजीशन बार बार चेंज कर रही है तो वो किस में है, मोशन में. सही है. अच्छा, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर दिस ईयर्स एग्जामिनेशन, डिफरेंस बिटवीन मास एंड वेट. मास और वेट में फर्क क्या है, कॉलम बनाई करना है. पता है आपको डिफरेंस किस तरह लिखा जाता है, difference between mass and weight. अब मैं बताता चलूँ, पहले पॉइंट में तो आपने सबसे पहले तो दोनों की डेफिनेशन दे देनी है. ठीक है, सबसे पहले पॉइंट में हमने क्या करना है, डेफिनेशंस देनी है दोनों की. देखें, सुन लें पहले.
सपोज ये मार्कर है, इसका क्या है, ये इसको मैं मास कहूंगा इसको या वेट कहूंगा? मास जो है हमेशा ग्रेविटी के टुवर्ड्स नहीं होगा, यानी इस बॉडी का जो पर्टिकुलर मैटर है पूरा, इस बॉडी का पूरा पर्टिकुलर मैटर इसका क्या कहलाता है? इसका मास कहलाता है। इसी तरह से ये फ़ोन यहाँ पे लगा हुआ है, इसका क्या है? ये पूरा मास, यानी किसी भी बॉडी में जो मैटर प्रेजेंट है उसे हम क्या कहते हैं? उसका मास। ठीक है, लिखिए, द क्वांटिटी ऑफ अ मैटर प्रेजेंट इन अ बॉडी, द क्वांटिटी ऑफ अ मैटर प्रेजेंट इन अ बॉडी the quantity of a matter present in a body is called its mass. अब वेट क्या है? वेट वो प्रॉपर्टी है, मतलब वेट एक तरह की फोर्स है जो कि किसी भी बॉडी को ग्रेविटी की तरफ क्या कर रही है? अट्रैक्ट कर रही है। यानी वेट वो फोर्स है, द फोर्स विच अट्रैक्ट्स द बॉडी टुवर्ड्स द ग्रेविटी, वो फोर्स जो कि किसी भी बॉडी को ग्रेविटी की तरफ क्या कर रही है? अट्रैक्ट कर रही है, वो उस बॉडी का क्या होता है? वेट होता है। ठीक है, मतलब मैं अगर ज़मीन के साथ खड़ा हूँ तो मेरा पूरा क्या होगा? वो वेट होगा। सही है, फिर मास नहीं होगा। मतलब मेरा जो अपना मैटर प्रेजेंट है टुवर्ड्स ग्रेविटी इज कॉल्ड वेट। मतलब वेट वो होता है जो किसी बॉडी को किसकी तरफ अट्रैक्ट करता है? ग्रेविटी की तरफ। मतलब ठीक है, सेंटर ऑफ द ग्रेविटी की तरफ अट्रैक्ट करेगा तो उसको क्वांटिटी, फिजिकल क्वांटिटी को कहते हैं वेट। तो बेसिकली इट्स अ काइंड ऑफ अ फोर्स। सही है, एक तरह की क्या होती है ये? आपसे पूछा जाए वेट इज अ काइंड ऑफ, जो कि किसी भी बॉडी को ग्रेविटी की तरफ क्या कर रही है? अट्रैक्ट कर रही है। सही है। मास, सिंपल बॉडी, मतलब ये देखो, इसका अपना जो मैटर है पूरा, ये मास है इसका बस। ठीक है, ग्रेविटी की टुवर्ड्स तो नहीं है ना, तो ये पूरा मास होता है बस। जैसे ये चेयर है पूरी, ये इसका अपना जो पूरा एरिया है ये क्या कहलाता है? इसका मास कहलाता है बस। ठीक है, यानी वज़न इसका। अच्छा, ये तो बता दिया। मास की कोई डायरेक्शन होती है क्या? कोई डायरेक्शन है इसकी क्या? मतलब कहीं भी रख सकता हूँ कुछ भी, मैटर को तो हम कहीं भी कर सकते हैं। ठीक है, तो मास हैज नो डायरेक्शन। लिखिए, मास हैज नो डायरेक्शन। और वेट की किस तरफ होती है? ग्रेविटी। ठीक है, मतलब वेट इज डायरेक्टेड टूवर्ड्स, दूसरा पॉइंट हो गया ये। मास हैज नो डायरेक्शन, वेट इज डायरेक्टेड टूवर्ड्स ग्रेविटी। नंबर 3 पॉइंट में हम क्या बताएंगे? अब मुझे ये बताइए कि इसमें से स्केलर कौन सी है और वेक्टर कौन सी है? स्केलर क्वांटिटीज, उल्टा बता रहे हो। स्केलर क्वांटिटीज की डायरेक्शन नहीं होती। तो किसकी डायरेक्शन नहीं है? मास इज अ स्केलर क्वांटिटी, वेट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। मास इज अ स्केलर क्वांटिटी, वेट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। नंबर 4, चौथा पॉइंट क्या आना चाहिए भाई? यूनिट। द एसआई यूनिट ऑफ मास इज, द एसआई यूनिट ऑफ मास क्या होता है? किलोग्राम। द एसआई यूनिट ऑफ मास इज, केजी में नापते हैं मास को। और व्हाट इज द यूनिट ऑफ वेट? इट इज अ काइंड ऑफ, इट इज अ काइंड ऑफ फोर्स। अभी तो बताया कि वेट एक तरह का क्या है, तो उसका यूनिट भी वही होगा। फोर्स का यूनिट क्या होता है? न्यूटन। द एसआई यूनिट ऑफ वेट इज,
न्यूटन, ठीक है। इसका यूनिट मास होता है, वेट एक तरह की फोर्स ही है, तो उसका यूनिट क्या होगा? हेडिंग डलेगी न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। 3 लॉज हैं जो न्यूटन ने पेश किए थे, ठीक है। ये पूरा एक साथ आएगा, एक ही बात है, ये भी कहते हैं इसे। इनर्शिया, यानी इसको फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन भी कहते हैं और क्या कहते हैं? लॉ ऑफ इनर्शिया। आइए IA INERTIA, इनर्शिया। न्यूटन ने जो लॉ पेश किया था, पहले तो उसको सुन लीजिएगा ज़रा, इसका मतलब क्या है। एक बात बताइए मुझे, लॉ ऑफ इनर्शिया की मैं आपको एक स्टेटमेंट बताने जा रहा हूँ, ठीक है, सुन लीजिएगा ज़रा। कोई भी बॉडी है, सपोज ये चेयर रखी है, ये अब किस पे है? अभी रेस्ट पे है, मोशन पे? रेस्ट पे है। जब तक मैं इस पे फोर्स नहीं लगाऊंगा, ये हिलेगी अपनी जगह से, या कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लगाई जाए तो ये क्या रहेगी? रेस्ट पे ही रहेगी। तो यही कहता है न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, कि जब तक किसी भी बॉडी पे फोर्स ना लगाई जाए वो अपनी बॉडी स्टेट चेंज नहीं करेगी। अगर रेस्ट में है तो रेस्ट में रहेगी, मोशन में है तो मोशन में रहेगी, अनटिल एंड अनलेस एक्सटर्नल फोर्स इज अप्लाइड ऑन इट। जब तक इस पे फोर्स ना लगाई जाएगी ये किसी भी उसमें अपने स्टेट को चेंज नहीं करेगी। ओके, लिखिए, in the absence of external force, in the absence of external force, in the absence of external force, comma, the body will not change, the body will not change its state of rest or motion, its state of rest or motion। ये हो गए बेटा स्टेटमेंट, ठीक है। एग्जाम्पल दे दूं, आप बुक लाइंग ऑन द टेबल, एक बुक उस पर पड़ी हुई है, एट रेस्ट पे है, उस वक्त तक नहीं हिलेगी जब तक उस पर कोई फोर्स नहीं लगाई जाएगी। आपसे अगर एग्जाम्पल मांगी जाए आप क्या लिखेंगे? आप बुक लाइंग ऑन द टेबल विल रिमेन ऑन रेस्ट अंटिल एंड अनलेस अप्लाइड फोर्स ऑन इट, जब तक उस पर फोर्स अप्लाई नहीं की जाएगी, ठीक है। अब इनर्शिया की हेडिंग डालिए ज़रा। इनर्शिया क्या होता है ये बताता हूँ मैं। व्हाट इज इनर्शिया? इसको लॉ ऑफ इनर्शिया क्यों कहा जाता है अभी समझ में आ जाएगा आप लोगों के। लॉ ऑफ इनर्शिया इसलिए कहा जाता है, इनर्शिया क्या होता है भाई पता है किसी को? एक प्रॉपर्टी है किसी भी बॉडी की जो उसकी स्टेट चेंज करने को रेजिस्ट करती है, मतलब रोकती है, ठीक है, कि किसी भी बॉडी की जो है आपकी स्टेट जो है वो चेंज नहीं हो, मतलब रेस्ट में है तो रेस्ट में ही रहे, मोशन में है तो मोशन में रहे। ये वो प्रॉपर्टी है जो क्या करती है, उसे रेजिस्ट करती है कि वो अपनी स्टेट चेंज नहीं करे, ठीक है। वो प्रॉपर्टी है जो कि किसी भी बॉडी को स्टॉप करती है उसकी स्टेट चेंज करने से, ठीक है। लिखिए,
the property which resist to oppose the change in state of which resist to oppose the change in state of rest or motion, to oppose the change in state of rest or motion. For example, आप सीट पे बैठे हैं, गाड़ी चल रही है, या आप सीट पे बैठे हैं, गाड़ी चल रही है, अचानक से ब्रेक लगा, आप किस तरफ जाएंगे? आगे की तरफ जाते हैं, ठीक है। आप पर्टिकुलरली रेस्ट पर हैं और किस पे जा रहे हैं? ठीक है, तो ये किसकी वजह से जा रहे हैं? आपको वो रोक लेती है एक पॉइंट पे आके, आप रेस्ट पे ही रहेंगे, मतलब थोड़ा सा आगे जर्क आएगा लेकिन आप किस पे रहेंगे? रेस्ट स्टेट पे ही रहेंगे, क्योंकि यू आर सिटिंग इन द कार, मतलब आप सीट के साथ जो है एक तरह से फिक्स हो, और लेकिन वो प्रॉपर्टी आपको ब्रेक लगने से रोकती है आगे जाने से, तो उस प्रॉपर्टी को हम क्या कहते हैं? ठीक है। अचानक जब गाड़ी स्टार्ट होती है तो क्या होता है? थोड़ा सा पीछे की तरफ जाते हैं ना, ठीक है, होता है ऐसा। तो ये भी वो प्रॉपर्टी है जो आपको क्या कर रही है? रेजिस्ट कर रही है अपनी स्टेट को चेंज करने से, दैट इज कॉल्ड इनर्शिया। ठीक है, एग्जाम्पल्स मैंने बता दिए। अब ज़रा हेडिंग डालिए। सवाल इस तरह से आता है, लिखिए स्टेट न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन। स्टेट, सवाल बता रहा हूँ किस तरह से आता है। स्टेट न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन। हाँ, सवाल बना के लिख लो, कोई मसला नहीं है। स्टेट न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन and derive the equation F is equals to ma, acceleration. Equation F is equals to, derive the equation F is equals to ma. नहीं, सेकेंड इक्वेशन, सेकेंड लॉ ऑफ मोशन क्या कहता है? अब मैं बताता चलूँ। ये देखिए, सुनिए, किसी भी बॉडी पे फोर्स लगाई जाए तो उस पर कोई ना कोई एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगी। ठीक है, किसी भी बॉडी पे फोर्स लगाई जाए तो वो क्या करेगा? एक्सेलरेट करेगा या नहीं करेगा? सही है, यानी किसी भी बॉडी पे फोर्स लगाई जाएगी तो क्या पैदा हो जाती है? एक्सेलरेशन। और जितनी ज़्यादा फोर्स लगाऊंगा उतनी ज़्यादा क्या पैदा होगी? एक्सेलरेशन पैदा होगी। ऐसा ही है, ठीक है ना? यानी ज़्यादा फोर्स लगाऊंगा तो ज़्यादा तेज़ी से एक्सेलरेट करेगा, और कम फोर्स लगाऊंगा तो कम एक्सेलरेट करेगा। जाहिर सी बात है, एक्सेलरेशन रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, स्पीड का चेंज होना वक्त के साथ साथ। ठीक है, अच्छा, जाहिर सी बात है, दोबारा बता दूं कि मैं ज़्यादा ज़ोर से पुश करूंगा तो ज़्यादा ज़ोर से एक्सेलरेट करेगा ना, वो ज़्यादा तेज़ी से जाएगा, है ना? ऐसा ही है। और अगर कम फोर्स लगाऊंगा तो कम होगी उसकी एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फोर्स। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब क्या है बता दूं। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब, व्हाट डू यू मीन बाय डायरेक्टली प्रोपोर्शनल? इज इक्वल टू, फिर किसके की मूल्य? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब क्या है? एक चीज बढ़े तो दूसरी चीज भी बढ़ जाए, एक चीज कम हो तो दूसरी चीज भी, ये वो कहलाता है आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। यानी दो क्वांटिटीज एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो इसका मतलब ये होता है कि एक चीज अगर बढ़ाई जाए तो दूसरी चीज भी क्या हो जाए? बढ़ जाए। और एक चीज कम की जाए तो दूसरी चीज भी कम की जाए, तो वो दोनों एक दूसरे के क्या होंगे? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। ये मतलब होता है इसका। इनवर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब क्या होता है? सपोज मैं फोर्स कम करूं तो एक्सेलरेशन क्या हो? बढ़ जाए, तो इसका मतलब क्या होता है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल। ओके, ठीक है, ये चीज समझ में आ गई। अब बताता हूं लॉ क्या कहता है।
एक्सेलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फोर्स। पॉइंट बना के लिख लें, व्हेन द फोर्स इज अप्लाइड ऑन अ बॉडी, नंबर 1 पॉइंट, व्हेन द फोर्स इज अप्लाइड ऑन अ बॉडी it produces an acceleration, it produces an acceleration क्या प्रोड्यूस करता है वो? एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करता है, which is directly proportional, which is directly proportional to the applied force, to the applied force, which is directly proportional to the applied force। सही है, यही बताया था ना अभी थोड़ी देर पहले कि मतलब अगर एक्सेलरेशन बढ़ेगी तो फोर्स बढ़ जाएगी, फोर्स कम होगी तो एक्सेलरेशन भी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। दैट्स व्हाई दे आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। अच्छा, अब दूसरी स्टेटमेंट क्या कहती है? मुझे एक बात बताइए, एक ट्रक जा रहा है, एक मोटरसाइकिल जा रही है, कौन ज़्यादा क्रॉस करेगा तेज़ी से? ज़्यादा एक्सेलरेट कम मास वाली चीज़ करेगी ना, मतलब जिसका मास ज़्यादा होगा उसको एक्सेलरेट करने में भी प्रॉब्लम होगी। एक मोटा बंदा भाग रहा है और एक दुबला बंदा भाग रहा है, कौन तेजी से भागेगा? जाहिर सी बात है, जिसका मास कम होगा वो उसकी एक्सेलरेशन क्या हो रही है? यानी एक्सेलरेशन और मास एक दूसरे के क्या हुए? इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। ठीक है, मतलब मास कम है तो एक्सेलरेशन ज़्यादा है, एक्सेलरेशन कम है तो मास ज़्यादा है। ओके, यानी दूसरा पॉइंट में हम क्या लिखेंगे? एक्सेलरेशन इज, नंबर 2, एक्सेलरेशन इज inversely proportional, acceleration is inversely proportional to the mass of the body। अब जरा डेरिवेशन की हेडिंग डालिए। अब इसकी डेरिवेशन देखिए ज़रा, जो मैंने बताया है वही लिखूंगा। पहली स्टेटमेंट देखिए, अब इधर देख लीजिएगा, बस बाद में लिख लीजिएगा, इधर देख लीजिए बस। अब पहली स्टेटमेंट के हिसाब से मैंने क्या कहा है? एक्सेलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स। ठीक है, ये देखिए ऐसे लिख सकता हूँ, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन ये होता है, एक्सेलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स। ये क्या होगा? इक्वेशन नंबर। ठीक है, एक्सेलरेशन किसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल है? मास के, तो एक्सेलरेशन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मास। ये दूसरी स्टेटमेंट हो गई, ये हो गई इक्वेशन नंबर। ठीक है, अगर दोनों इक्वेशंस को मैं कंबाइन कर दूं, कंबाइनिंग इक्वेशन 1 एंड इनवर्स प्रोपोर्शन, बेटा ऐसे लिखते हैं 1 के साथ। सही है, ये डायरेक्ट है और ये इनवर्स है। मास के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, फोर्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। दोनों को अगर मैं कंबाइन कर दूं तो ए तो कॉमन है दोनों में, तो ये क्या बन जाएगा? एफ ऊपर है और एम ऐसा ही है। एक बात याद रखिएगा कि जब भी ये साइन हटाया जाता है तो आता है एक कांस्टेंट। ठीक है, एक कांस्टेंट आता है, एक कांस्टेंट आता है जो कोई भी अल्फ़ाबेट हो सकता है। इसमें हम यूज़ करते हैं, ये देखें प्रोपोर्शनलिटी का साइन मैंने हटा दिया, कौन सा? इज इक्वल टू लगा दिया अब मैंने, तो कांस्टेंट के यूज़ करते हैं इसमें, न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन में। ठीक है, कांस्टेंट के मैंने यूज़ कर लिया, एफ अपॉन एम अपनी जगह रहा। ये साइन हटता है तो क्या आता है? हमेशा एक कांस्टेंट आता है। सपोज कर लेता हूँ के की लीस्ट वैल्यू क्या होगी? 1 सपोज। ठीक है, कि लेट कर लेता हूँ कि सबसे इसकी कम तरीन जो वैल्यू है वो क्या है? 1 है। तो के इज इक्वल टू 1 लिखा मैंने अपनी तरफ से। उसके बाद क्या होगा? ए इज इक्वल टू 1 एफ अपॉन एम।
सही है, ठीक है। m यहाँ डिवाइड हो रहा है, वहाँ जाके क्या होगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा a के साथ जाके। m a इज इक्वल टू f, f 1 जा f को 1 से मल्टीप्लाई करा है f ही रहेगा वो, m वहाँ जाके मल्टीप्लाई हो गया, m a इज इक्वल टू f। अब इसको ज़रा सीधा करके लिख लीजिए, क्या बन गया, ठीक है। ये इसकी डेरिवेशन है किसकी, न्यूटन्स सेकेंड लॉ ऑफ मोशन आती है। करें, तीसरे पे आता हूँ फिर मैं जल्दी से, थर्ड लॉ पे आता हूँ। इसके बाद हेडिंग डलेगी थर्ड लॉ ऑफ मोशन। छोटा सा है, थर्ड लॉ ऑफ मोशन की हेडिंग डलेगी न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। 3 लॉज ऑफ मोशन वर गिवन बाय न्यूटन, आइजैक न्यूटन। हाँ, ही वॉज अ साइंटिस्ट, न्यूटन। हाँ जाहिर, मुझे तो पता है, इसलिए मैंने पूछा नहीं।